प्रणाम, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत सभी का। सबको प्रणाम। आज बैसाखी का यह पावन पर्व है। बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की 135वीं जयंती पर उन्हें बहुत बहुत शत शत नमन है। और मैं प्रणाम करता हूं आप सभी को, जितने भी मोहन कीर्ति पटल पर जुड़े हुए हैं। आज मोहन कीर्ति पटल का यह 1673वां कार्यक्रम है। 5वें वर्ष की 263वीं शाम है। 14 अप्रैल 2026 का यह दिन। मोहन कीर्ति पटल पर आजकल पुस्तक समीक्षा का क्रम है। और आज के क्रम में घरौंदा हिंदी बाल कविता संग्रह, इस पर समीक्षा होनी है। और इसके कृतिकार हैं सुश्री प्रेमा भट्ट जी। मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, हार्दिक स्वागत करता हूँ प्रेमा भट्ट जी का। और प्रेमा भट्ट जी 3 अक्टूबर 1975 को तिलसारी ग्राम गरुड़ विकासखंड बागेश्वर उत्तराखंड में श्रीमती जानकी भट्ट जी और पिताश्री श्री केदारदत्त भट्ट जी के घर में आपका जन्म हुआ। एमए हिंदी और अर्थशास्त्र से आपने शिक्षा प्राप्त की और बीएड करने के बाद आप हिंदी प्रवक्ता के पद पर परमानंद पांडे राजकीय बालिका इंटर कॉलेज पाए गरुड़ बागेश्वर में कार्यरत हैं। प्रेम वार्ड संख्या 6 राम मंदिर दर्शानी नगर पंचायत बागेश्वर में आपका निवास है। हिंदी और कुमाऊनी भाषा की आप सेवा कर रही हैं। और इस कार्यक्रम में आज हम उनसे इस किताब के बारे में सुनेंगे। बहुत बहुत अभिनंदन। और हमारे इस पटल पर जुड़ गए हैं आदरणीय सुरेश मनमौजी जी, जनकबी जी जौनसार से, देहरादून से जुड़ गए हैं। बहुत अभिनंदन, जय हो। सबको प्रणाम करता हूं। और हमारे इस पटल पर जुड़े हुए डॉक्टर BS कालाकोटी जी, आदरणीय प्रणाम, स्वागत, अभिनंदन, जय हो। पवन सर हैं शायद, पवन सर को भी प्रणाम। और हमारे डॉक्टर BS कालाकोटी जी हल्द्वानी से जुड़ गए हैं। और डॉक्टर गिरीचंद अधिकारी जी कचूर घाटी से जुड़े हैं। वो आज जी नमस्कार सबको। वो रास्ते में है, शिलंगवाड़ी जा रहे हैं घर से, तो फिर भी इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। बहुत अभिनंदन है, स्वागत है, बहुत आभार आपका। और दिनेश पांडे जी अल्मोड़ा से इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। बहुत अभिनंदन, स्वागत। आइए बिना समय गवाइए हम आदरणीय सुश्री प्रेमा भट्ट जी को आमंत्रित करते हैं। वो अपनी इस किताब के बारे में, इसकी कुछ कविताएं हम तक पहुंचाएंगी। तो सुंदर कलेवर किताब उनकी प्रकाशित हुई है। बहुत बहुत बधाई है। मैं आमंत्रित करता हूँ के साथ आदरणीय श्री प्रेमा भट्ट जी को। स्वागत, अभिनंदन, जय हो। नमस्कार। इस कार्यक्रम के सूत्रधार आदरणीय श्री मोहन चंद्र जोशी जी सहित यहाँ पर उपस्थित वरिष्ठ साहित्यकार श्री BS कालाकोटी सर और कुमाऊं हमारे कचूर घाटी से गिरीश अधिकारी सर, मनमौजी जी, तिलकराज जी और दिनेश सर आदि जो भी यहाँ पर उपस्थित है, मैं सब लोगों को प्रणाम करती हूँ। जैसा कि आज बहुत ही मेरे लिए बहुत सौभाग्य का विषय है कि मेरी एक छोटी सी रचना घरौंदा, जो मैंने एक बाल साहित्य लिखने का प्रयास किया था, इसकी समीक्षा का अवसर आज मुझे मिला है। तो इसके लिए मैं बहुत आभार इस पटल का व्यक्त करती हूँ यहाँ पे। तो जैसा कि इस प्रक्रिया के बारे में मैं बताती हूँ कि मैं लेखन बहुत द्रुत गति से तो नहीं करती हूँ, कभी कुछ मन में आ जाता मैं लिखने का प्रयास करती हूँ बहुत पहले से। और ये जो है थोड़ा बच्चों के लिए लिखने की प्रेरणा मन में जगी कि बच्चों के लिए भी कुछ लिखा जाए। तो बाल साहित्य के तौर पर कुछ कविताएं, 50 कविताओं का मेरा संग्रह है घरौंदा, इसको लिखा था। इसमें कुछ कविताएं हैं बच्चों के मतलब की, जिसमें बाल मनोभावनाओं को समझ करके मैंने कुछ लिखने का प्रयास किया है। और जहां तक इसके शीर्षक का प्रश्न है, मेरे मन में ये आता है कि बच्चों को सबसे पसंद जो है वो खेल होते हैं। और खेल भी
किताब के रूप में देने का मैंने प्रयास किया है, इसलिए इसका नाम मैंने घरौंदा रखा। और इसके प्रकाशन में आदरणीय श्री मोहन जोशी जी का ही सहयोग रहा, उन्हीं के द्वारा इसका प्रकाशन हुआ। और इसकी शुरुआत मैंने प्रारंभ में जो लिखा है, एक सरस्वती वंदना के द्वारा प्रारंभ किया, उसके बाद गणेश जी की वंदना इसमें है। सरस्वती वंदना में आपको सुनाती हूँ। भाव दीप जल उठे करो नमन सरस्वती, ज्ञान के प्रकाश से जगमगे वसुमती। भारती शारदा तू ही ब्रह्मवादिनी, बुद्धिदा सिद्धिदा अम्ब वरदायिनी। सावित्री गायत्री माँ हंसवाहिनी, जय वागेश्वरी जय ज्ञानदायिनी। शब्द शब्द हो मधुर ज्ञान की सरिता बहे, सौहार्द भाव में जगे गंभीरतम भाषा सधे। वीणा की मधुर तान से पवित्र जन व मन बने, अज्ञान सारा मिट चले ज्ञान का दिया जले, ज्ञान का दिया जले। ये माँ सरस्वती की वंदना से मैंने इस पुस्तिका को प्रारंभ किया है। और इसके बाद मेरी दूसरी कविता है यहाँ पे गणेश जी की वंदना, जो कि किसी भी कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं तो गणेश जी का नाम लेते हैं। तो मैंने इसको थोड़ा अलग तरीके से लिखने का प्रयास किया है। इसमें यह है कि गणेश जी का जो हमारा हम देखते हैं कि कुछ अलग तरह का उनकी शारीरिक संरचना है। लंबी सी सूंड और बड़े से कान, छोटे छोटे आंख, लंबा उदर। तो इस पे ये हमें क्या सीख देते हैं बच्चों के मतलब का मैंने इसमें लिखने का प्रयास किया है। इसकी पंक्तियां मैं आपको सुनाती हूँ। हाथी के आकार के देखो गणेश जी क्या कहते, क्या कहते। गणेश जी का चौड़ा माथा सबको यह सिखला जाता, गणेश जी का चौड़ा माथा सबको यह सिखला जाता। बड़ा सोचो काम बड़ा करो, जग में हमेशा नाम बड़ा करो। सूप जैसे बड़े बड़े कान, अधिक सुनो पाओ ज्ञान। सूप जैसे बड़े बड़े कान, अधिक सुनो पाओ ज्ञान। कह जाता है मुंह छोटा, कम बोलो बोलने में नहीं कुछ टोटा। सुंदर सुंदर आंखें छोटी, ध्यान लक्ष्य पर सदा देती। गोल मटोल सा लंबा उदर, सब बातें पचाओ होके निडर। सिखलाते हैं चारों हाथ, काम करो टीम के साथ। सिखलाते हैं चारों हाथ, काम करो टीम के साथ। लहराती सी लंबी सूंड, दूर से समझो ना बनो मूड, दूर से समझो ना बनो मूड। तो इसलिए गणेश जी का जो हमारा गणेश जी भगवान का जो शारीरिक संरचना है, उससे भी कुछ शिक्षा मिलती है। ये बच्चों को सिखाने का प्रयास किया है मैंने। और अगली जो मेन कविता है घरौंदा, जिसमें एक बाल मनोभावनाओं का जिक्र मैंने करने की कोशिश की है कि एक बच्चा हर जो त्योहार है या कोई भी उत्सव है, वो उसकी कल्पना अपने घरौंदे से ही परिपुष्ट होती है। तो वो चाहता है कि मैं अपने घर में दिवाली भी मनाऊं, होली भी मनाऊं, या कोई अन्य कार्यक्रम है जैसे हमारे घरों में हम मनाते हैं। तो बच्चा सोचता है मेरे घर में भी वो काम हो। तो एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ से कहता है कि मेरे घरौंदे में देखो, मैंने भी एक घरौंदा बनाया है। तो माँ चलकर देखो ना, आंगन के उस कोने में मैंने नन्हा घर बनाया, वहाँ तुलसी की छाया में। मैंने नन्हा घर बनाया, वहाँ तुलसी की छाया में। अपने नन्हे घरौंदे में गुड़िया के संग खेलूंगी, नन्हा सा माँ नन्हा सा झूला ला दो, गुड़िया रानी झूलेगी। माँ नन्हा सा झूला ला दो, गुड़िया रानी झूलेगी। हर घर तिरंगा फहराता झूम रहा है मेरा मन। अब घर घर तिरंगा फहराता है हमारे 15 अगस्त को, जो कि हमारे पूरे देश में हर व्यक्ति अपने घर में तिरंगा फहराता। तो उस समय भी वो बच्चा सोचता है कि मेरे घर में भी, जो बच्ची है मेरे घर में भी मैं भी तिरंगा फहराऊं, उसकी इच्छा होती है। हर घर तिरंगा फहराता झूम रहा है मेरा मन, माँ मुझे भी तिरंगा ला दो, मैं भी जश्न मनाऊंगी। माँ मुझे भी तिरंगा ला दो, मैं भी जश्न मनाऊंगी। फुलझड़ियों से खेलूंगी मैं भी इस दिवाली में, फुलझड़ियों से खेलूंगी मैं भी इस दिवाली में। माँ एक दिया जला दो इस नन्हे घरौंदे में, माँ एक दिया जला दो इस नन्हे घरौंदे में। तो जो भी त्योहार, जो भी उत्सव, जो भी खुशी के क्षण आते हैं, तो एक
बच्ची जो है उसको अपने घर के रूप में, अपने घरोंदे में सब प्रत्यक्ष देखना चाहती है, उस कल्पना को मैंने इसमें लिखा है। इसके बाद है एक बादल कविता कि बादल कितने प्रकार के आकार प्रकार में हमें आकाश में दिखाई देते हैं। आज के परिप्रेक्ष्य में जो कि समय के अनुसार आज मोबाइल पे सारे बच्चे लगे रहते हैं, आकाश की तरफ देखने की फुर्सत उनको नहीं होती है, तो इसलिए मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है कि आकाश में अगर बादलों को भी झांके कभी तो उनमें भी मनोरंजन होता है। बादल आए रंग बिरंगे बादल छाए, शेर बन कभी हमें डराते, कभी उड़ते ज्यों बटेर, कभी बंदर बन मुंह बिचकाते, कभी बने रुई के ढेर, कभी हाथी बन सूंड उठाए, चलते हैं कभी मस्त चाल, कभी घोड़ा बन दौड़े गगन में, अजब गजब है इनके हाल, कभी घोड़ा बन दौड़े गगन में, अजब गजब है इनके हाल। तो मैंने ये सोचा कि अगर बच्चे इस कविता को पढ़ेंगे तो जरूर बादलों का निरीक्षण वो जरूर करेंगे, आकाश की ओर देखेंगे, वो भी आनंद उस प्रकृति का लेंगे। अगली कविता इसमें एक और है गौरैया, जो कि आज के समय में विलुप्ति के कगार में है। हम देखते हैं आज स्पैरो डे मनाते हैं, गौरैया के लिए दिवस मनाया जाता है, उसमें थोड़ी सी बातचीत होती है कि गौरैयों को संरक्षण देना है, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। तो इसके लिए कि गौरैया क्या सोचती है, उसको बाल मनोभावनाओं से जोड़ने का मैंने गौरैया की मनोभावनाओं को जोड़ने का प्रयास इसमें किया है। मेरे घर के छत के ऊपर गौरैया बैठी एक चुपचाप, ना ही खुद के ना ही चहके, दाना नहीं वह चुगती आज। मैंने पूछा गौरैया रानी क्यों हो तुम इतनी नाराज, क्यों नहीं तुम दाना चुगती, बताओ जरा क्या है राज, क्यों नहीं तुम दाना चुगती, बताओ जरा क्या है राज। पहले तो तुम खुदक खुदक कर रोज सवेरे आया करती, चींची चूचू चहक चहक कर मेरा मन बहलाया करती, मेरे आंगन में फुरफुर कर बिखरे दाने खाया करती, छोटे छोटे दोने से बूंदे पी जाया करती। पर आज क्यों मुंह लटकाए खामोशी से बैठी हो, चुपके चुपके रोती सी मानो मुझसे रूठी हो। गौरैया बोली तेरे पुरखे, अब देखो गौरैया क्या जवाब देती है उसको, बच्चे को उसका जवाब भी मिल जाता है कि आज हम क्या गलती कर रहे हैं। गौरैया बोली तेरे पुरखे बनाते थे जब अपना घर, मेरा नन्हा आशियाना बनाते उसकी मुंडेर पर। तूने अपना तो बना लिया स्वार्थी मुझे विसार कर, तभी बैठी हूँ सोच में अस्तित्व बचाने की फिक्र, अस्तित्व बचाने की फिक्र। इसके बाद एक कविता और है छोटी सी नन्ही चींटी। इसमें एक चींटी जो अनवरत परिश्रम करती है और अनुशासन में रहती है, तो उससे बच्चे क्या सीख ले सकते हैं, उसका प्रयास इस कविता में किया गया है। भैया देखो नन्ही चींटी दौड़ी दौड़ी जाती है, खुद से ज्यादा बोझ उठाकर हरदम भागी जाती है। तो एक छोटी बहन अपने भाई से कह रही है कि चींटी को देखो कितना बोझ उठा के वो जा रही है। भैया देखो नन्ही चींटी दौड़ी दौड़ी जाती है, खुद से ज्यादा बोझ उठाकर हरदम भागी जाती है, बिना रुके आगे बढ़ने की सीख हमें देती है, बिना रुके आगे बढ़ने की सीख हमें देती है। कभी थके ने इसको देखा, कभी नहीं यह रुकती है, कड़कर समेटे खुद के बिल में भंडार भरते रहती है, कड़कर समेटे खुद के बिल में भंडार भरते रहती है, बिन थके मेहनत करने की सीख हमें यह देती है, बिन थके मेहनत करने की सीख हमें यह देती है। असंख्य संख्या में पंक्तिबद्ध अविरल चलते रहती है, असंख्य संख्या में पंक्तिबद्ध अविरल चलते रहती है, पता नहीं कहाँ जाने की इतनी जल्दी रहती है, पता नहीं कहाँ जाने की इतनी जल्दी रहती है। जीवन भर अनुशासित रहने की सीख हमें यह देती है, जीवन भर अनुशासित रहने की सीख हमें यह देती है। तो यह नन्ही चींटी के माध्यम से जो शिक्षा बच्चों को मिल सकती है। इसके बाद है किताबें, जो कि आज किताबों का अब समय नहीं रह गया, इंटरनेट पे ज्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं। तो
तो किताबों के महत्व को बताने का प्रयास इस कविता में मैंने किया है, जो कि आज के समय में बहुत जरूरी भी है। सबसे अच्छी मित्र किताबें, सबसे सच्ची मित्र किताबें, सबसे अच्छी मित्र किताबें, सबसे सच्ची मित्र किताबें, ज्ञान का भंडार किताबें, हम सबका अधिकार किताबें, ज्ञान का भंडार किताबें, हम सबका अधिकार किताबें, कहानी सिखाती हमें किताबें, कविता सुनाती हमें किताबें, क ख गिनती को हथियार बना लड़ना सिखाती हमें किताबें, क ख गिनती को हथियार बना लड़ना सिखाती हमें किताबें, भाग्य विधाता है किताबें, चरित्र निर्माता है किताबें, सरस्वती की वाणी किताबें, मान बढ़ाती हैं किताबें, शान बढ़ाती हैं किताबें, शान बढ़ाती हैं किताबें। फिर अगली कविता है 12 महीने, जो हिंदी के महीने हमारे हैं, उन महीनों की जानकारी बच्चों को हो जाए। और उन महीनों में की क्या विशेषता है, थोड़ा संक्षिप्त में एक एक लाइन हर महीने के बारे में लिखकर उन महीनों के नाम याद कराने का बच्चों को एक छोटा सा प्रयास है। फूलों की रंगोली सजाए आया महीना चैत का, फूलों की रंगोली सजाए आया महीना चैत का, गेहूं सरसों के भरे खलिहान, अजब गजब बैसाख किसान, गेहूं सरसों के भरे खलिहान, अजब गजब बैसाख किसान, जेठ की जलती दोपहरिया सबको करती बेदम, बादल छाए उमड़ घुमड़, आया प्यारा प्यारा आषाढ़, आया प्यारा प्यारा आषाढ़, सावन लेकर आया हरियाली, झूले पड़ गए डाली डाली, भादों में तेज बौछार, काली रातें वो अंधकार, धान के खेतों को संवार, सुहाना आया मौसम क्वार, धान के खेतों को संवार, सुहाना आया मौसम क्वार, कार्तिक आया दीप जलाए, हर नगर हर द्वार सजाए, अगहन में हल्की सी ठंडक, घर आंगन में देती है दस्तक, पौष मास में हाड़ कपाती, कड़कड़ाती ठंड डराती, सूर्य देव हुए उत्तरायण, इठलाता जब आया माघ, सूर्य देव हुए उत्तरायण, इठलाता जब आया माघ, रंगों की धूम मचाए मस्त फागुन सबको भाए, रंगों की धूम मचाए मस्त फागुन सबको भाए। तो ये है 12 महीनों पे जो लिखी है। अब है तितली और फूल, एक और कविता। फूल, जहाँ फूल होते हैं वहां तितली स्वाभाविक है आती है, तो इसमें कुछ फूलों के नाम याद कराने का, 2-4 वैरायटी फूलों की याद हो जाए बच्चों को, ये इसका उद्देश्य रहा इस कविता का। मेरे घर के आंगन में नन्ही सी बगिया, मेरे घर के आंगन में नन्ही सी बगिया, छोटी छोटी तितली रंग बिरंगी तितली, आती मेरे आंगन में इतराती है फूलों में, आती मेरे आंगन में इतराती है फूलों में, फूल खुश हो इठलाते तितली से बतियाते, फूल खुश हो इठलाते तितली से बतियाते, गुलाब फूलों का राजा बोले बजाओ बाजा, गुलाब फूलों का राजा बोले बजाओ बाजा, लिली फूलों की रानी आजा सुनाओ कहानी, कहती है चमेली कहाँ हो अलबेली, कहती है चमेली कहाँ हो अलबेली, बेला ने हिलाया हाथ आओ खेलो मेरे साथ, बेला ने हिलाया हाथ आओ खेलो मेरे साथ। तो ये विभिन्न प्रकार के फूल उस तितली से बात करके अपनी अपनी विशेषता बता रहे हैं, जिससे इस कविता को पढ़ के बच्चों के समझ में खुद ही कुछ फूलों के संबंध में समझ में आ सकता है। इसके बाद अगली कविता है मेरा पक्षी परिवार। पक्षी परिवार मतलब पक्षी जो होते हैं हमारे इस पृथ्वी पे, तो वो भी एक परिवार की तरह रहते हैं, कैसे मिलजुल के रहते हैं। और कुछ पक्षियों के नाम बच्चों को याद कराने का एक प्रयास है कि पक्षियों के बारे में वो जान ले। गांव के चौराहे पर पीपल का एक पेड़, गांव के चौराहे पर पीपल का एक पेड़, उसमें रहते पक्षी सारे कोई तीतर कोई बटेर, उसमें रहते पक्षी सारे कोई तीतर कोई बटेर, काला कौवा कोयल काली बुलबुल की तो बात निराली, मुर्गा करता कुकड़ू को कबूतर बोले गुड्डर गूं, चींची चूचू करे गौरैया
चिड़िया, तोता खाए मीठे आम, मैना फरमाए आराम। सबसे तेज उड़ता बाज, उल्लू रहता है नाराज। सारस की देखो लंबी टांग, खंजन की प्यारी सी आंख। सारस की देखो लंबी टांग, खंजन की प्यारी सी आंख। तो इन पक्षियों की विशेषता बताते हुए पक्षियों के नाम बच्चों को याद कराने का एक प्रयास है। फिर एक और कविता है पुस्तक। पुस्तक के लिए बच्चे की जिज्ञासा जहाँ बढ़ती है तो वो फरमाइश करता है अपने पिताजी से कि मेरे लिए पुस्तक लाओ। तो बच्चा क्या ढूंढना चाहता है उस पुस्तक में, उसको इस कविता के माध्यम से व्यक्त करने का प्रयास किया है। पापा एक पुस्तक ला दो, पापा एक पुस्तक ला दो, मुझे भी कुछ पढ़ना है। प्रश्न उठते तमाम मन में, उनका उत्तर पाना है। तो बच्चे को ये विश्वास है कि मेरे मन में जितनी जिज्ञासाएं हैं वो किताबों से ही पूरी हो सकती हैं, उन जिज्ञासाओं का हल किताबों में मिलेगा, इसलिए वो पुस्तक की फरमाइश करता है। पापा एक पुस्तक ला दो, मुझे भी कुछ पढ़ना है। प्रश्न उठते तमाम मन में, उनका उत्तर पाना है। अब प्रश्न क्या उठते हैं बच्चे के मन में? कैसे चिड़िया उड़े गगन में, कैसे छुप छुप चलती रेल। कैसे चिड़िया उड़े गगन में, कैसे छुप छुप चलती रेल। कैसे छोटा छोटा अंकुर बन जाता है सुंदर पेड़। कैसे मछली जीवित रहती पानी के तालाब में। कैसे सरसर हवा चलती आम के उस बाग में। कैसे दिन में सूरज निकले, रात में तारे चंदा संग। हरे हरे क्यों होते पत्ते, क्यों फूलों में इतने रंग। हरे भरे क्यों होते पत्ते, क्यों फूलों में इतने रंग। तो ये बच्चे के मन की जिज्ञासाएं हैं जो इस पुस्तक के माध्यम से पूरी होंगी, ऐसा उसमें दिखाया गया है। फिर है सवेरा एक कविता। सवेरे पे बच्चों की को क्या महसूस होता है, बच्चे के द्वारा उसको व्यक्त किया गया है। माँ आकर हमें जगाती, आलस हमारा दूर भगाती। माँ आकर हमें जगाती, आलस हमारा दूर भगाती। हुआ सवेरा सूरज जागा, अंधकार अब दूर भागा। बागों में खिले हैं फूल, बागों में है फूल खिले। सबके सब है हिले मिले, लाल पीले फूल फूले। नन्हे भौरे उन पर झूले, डालियों पर चिड़िया चहके। खुशबू से घर आंगन महके, हम भी झटपट उठ जाते, अच्छे बच्चे सदा कहाते। हम भी झटपट उठ जाते, अच्छे बच्चे सदा कहाते। ये है सवेरा। इसके बाद गांधी जी, प्रयास किया गया है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की विशेषताओं को बता करके महापुरुषों से बच्चों को जोड़ने का प्रयास किया है। स्वच्छ भारत के चश्मे वाले हमको भाते गांधी जी। स्वच्छ भारत के चश्मे वाले हमको भाते गांधी जी। तन में सूती धोती पहने हमको भाते गांधी जी। एक हाथ से लाठी थामे हमको भाते गांधी जी। घर घर चरखा चलाते हमको भाते गांधी जी। है कमर में घड़ी टांगे हमको भाते गांधी जी। चुप चुप बैठे तीन बंदर हमको भाते गांधी जी। सदा मुस्काते नोट के ऊपर हमको भाते गांधी जी। हमको भाते गांधी जी। तो गांधी जी के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी इस कविता से बच्चों को मिल सकती है। इसके बाद एक और कविता बंदर पर लिखी गई है। आजकल हमारे पहाड़ों में बंदरों का आतंक बहुत ज्यादा है, तो उस बंदर के आतंक को या वो बंदर कैसी हरकतें हमारे घरों के आसपास आकर करते हैं, उसको अपनी कविता में बांधने का मैंने प्रयास किया है। दमादम मस्त कलंदर, हमें डराते आते बंदर। रोज सवेरे घर आंगन में धमा चौकड़ी मचाते बंदर। कुछ छोटे कुछ मोटे बंदर, कुछ काले कुछ भूरे बंदर। कुछ छोटे कुछ मोटे बंदर, कुछ काले कुछ भूरे बंदर। दादाजी का चश्मा चुराकर पुस्तक भी पढ़ जाते बंदर। दादाजी का चश्मा चुराकर बंदर पुस्तक भी पढ़ जाते बंदर। गोलू का पाजामा पहने लेफ्ट राइट कर जाते बंदर। गोलू का पाजामा पहने लेफ्ट राइट कर जाते बंदर। दीदी का दुपट्टा ओढ़े नाच
हमको बंदर, दीदी का दुपट्टा ओढ़े नाच दिखाते हमको बंदर। नल को खोल पानी पीते बंद नहीं कर पाते बंदर, पानी की टंकी के अंदर उछल उछल खूब नहाते बंदर, पानी की टंकी के अंदर उछल उछल खूब नहाते बंदर। खाने को कुछ भी मिल जाए छीना झपटी करते बंदर, मूली उखाड़े पालक रौंदे तहस नहस कर जाते बंदर, तहस नहस कर जाते बंदर। तो ये हरकतें बंदर की हैं जिसको मैंने कविता में सजाने का प्रयास किया है। और इसके बाद है मुर्गी के बच्चे, एक छोटी सी कविता। इन मुर्गी के बच्चों के माध्यम से ही बच्चों में पढ़ने के प्रति जिज्ञासा जगाने का प्रयास इस कविता के माध्यम से किया है। एक मुर्गी के बच्चे चार, एक मुर्गी के बच्चे चार, नट्टू गट्टू डेल रेपार, ये उनके नाम है, नट्टू गट्टू डेल और रेपार। एक ये तुकबंदी जोड़ने के लिए प्रयास किया है। एक मुर्गी के बच्चे चार, नट्टू गट्टू डेल रेपार, रोज सवेरे जल्दी उठते कुकड़ों को सब मिलकर करते। मुर्गी रानी बड़ी सयानी बच्चे पढ़ाए उसने ठानी, मुर्गी रानी बड़ी सयानी बच्चे पढ़ाए उसने ठानी। मुर्गी लाई पुस्तक चार बच्चों को वह लगी पुकार, मुर्गी लाई पुस्तक चार बच्चों को वह लगी पुकार। पढ़ने को हो जाओ तैयार नट्टू गट्टू डेल रेपार, दौड़े दौड़े आए चार बड़े नटखट चतुर होशियार। मन लगाकर करें पढ़ाई कभी न करते चारों लड़ाई, मन लगाकर करें पढ़ाई कभी न करते चारों लड़ाई। पढ़ लिख कर बने होशियार नट्टू गट्टू डेल रेपार, पढ़ लिख कर बने होशियार नट्टू गट्टू डेल रेपार। फिर एक और कविता है नन्ही गिलहरी। नन्ही गिलहरी में गिलहरी के माध्यम से बच्चों को ये समझाने का प्रयास किया है कि रूप रंग कोई मायने नहीं रखता है, गुणों को ही सदा पूजा जाता है, गुण ही सबसे बड़े होते हैं, ये दिखाने का प्रयास किया गया है। चन्नी गिलहरी की नन्ही बिटिया, चन्नी गिलहरी की नन्ही बिटिया खेले कूदे उछल उछल, मिला एक दर्पण का टुकड़ा उसने देखी अपनी शकल। भूरा भूरा चेहरा देखा देखी अपनी मूछ, दाएं देखा बाएं देखा देखी झबरी पूछ। मायूसी में माँ से पूछे माँ ऐसा क्या है राज, मोर चाचा के पर रंगीले मुर्गे ताऊ के सिर ताज। खरगोश भैया की सुंदर आंखें लाल चोंच है मिट्टू काका, सभी तो है रंग बिरंगे मेरा ही क्यों रंग फीका। माँ समझाए रंग रूप तो ईश्वर का वरदान सुनो, सदा गुणों की होती पूजा तुम भी नेक गुणवान बनो, सदा गुणों की होती पूजा तुम भी नेक गुणवान बनो। इसके बाद है उद्बिलाव का जन्मवार। उद्बिलाव के माध्यम से कैसे एक मनोरंजक कविता बच्चों के लिए। छुट्टी का दिन था इतवार, छुट्टी का दिन था इतवार, जंगल में आई बहार। उद्बिलाव का था जन्मवार, नया था कुर्ता नई सलवार। उद्बिलाव का था जन्मवार, नया था कुर्ता नई सलवार। उद्बिलाव के मित्र चार बंदर लंगूर ससक के मित्र चार बंदर लंगूर ससक सियार। कोयल गाती मंगल चार मोर नाचे पंख बसार। कोयल गाती मंगल चार मोर नाचे पंख बसार। हाथी दादा गए बाजार वहां से लाए एक उपहार। हाथी दादा गए बाजार वहां से लाए एक उपहार। केक लाए बड़ा बेशुमार दावत उड़ाए मजेदार, दावत उड़ाए मजेदार। तो मनोरंजन के उद्देश्य से कविता लिखी गई है। फिर एक और कविता मेरा छाता। मेरा छाता जिसमें है कि छाता कितना महत्वपूर्ण होता है, हर संकट में काम आने वाला धूप बरसात। तो उस पे लिखा गया है परीक्षा का निकला परिणाम एक छाता मिला इनाम। परीक्षा का निकला परिणाम एक छाता मिला इनाम। चार रंग का मेरा छाता है मुझे यह बेहद भाता। चार रंग का मेरा छाता है मुझे यह बेहद भाता। मुकेश राधे किशोर किट्टू छाते पर हो जाते लड्डू। लाल बैगनी नीला पीला
मेरा छाता बड़ा सजीला, लाल बैगनी नीला पीला, मेरा छाता बड़ा सजीला। बरसा हो या धूप कड़ी, दोनों ही है आफत बड़ी, मुश्किल सारी हल हो जाए, मेरा छाता मुझे बचाए। मुश्किल सारी हल हो जाए, मेरा छाता मुझे बचाए। तो छाता भी बहुत महत्वपूर्ण होता है हमारी धूप या वर्षा कोई भी हो हमारे लिए। अब अगली कविता है लगन। बच्चों को लगन से काम करने की सीख इस कविता के द्वारा मिलेगी, ये प्रयास मैंने किया है अपनी इस कविता में। लगन से हर काम करो, जग में ऊंचा नाम करो। लगन से जो पढ़ते लिखते यही अच्छे नंबर पाते, लगन से जो पढ़ते लिखते यही अच्छे नंबर पाते। अच्छे बच्चे सदा कहाते, प्रश्न सदा वह सही बताते। अच्छे बच्चे सदा कहाते, प्रश्न सदा वह सही बताते। खुश रहते, सबको खुश करते, सबके वो प्यारे बन जाते। जो लगन से जी चुराए, सफलता उनके पास न आए। खुद रोए, सबको रुलाए, सबके लिए मुसीबत बन जाए, सबके लिए मुसीबत बन जाए। तो लगन से काम करने का जो है वो बखूबा है कि लगन से बच्चे अच्छे नंबर ला सकते हैं, क्योंकि बच्चों को सबसे एक ही चीज का टेंशन होता है, अपने रिजल्ट का नंबर अच्छे लाने का। तो उसके लिए कहा गया है कि लगन से काम करो, सब ठीक होगा। अब पेड़, ये पर्यावरण को बचाने का एक छोटा सा प्रयास इस कविता के माध्यम से। पेड़ की सीख, देखो पेड़ क्या सीख देता है हमें, बच्चों के लेवल का मैंने लिखने की कोशिश की है। हर को चाचा गए जंगल, कंधे में लिए कुल्हाड़ी। हर को चाचा गए जंगल, कंधे में लिए कुल्हाड़ी। सोचा जल्दी पेड़ काट कर ले आऊं गट्ठर भारी। ले आऊं गट्ठर भारी, खूब जलाऊं आग, झट पटापट रोटी सेकूं और बनाऊं साग। ज्यों ही चाचा पेड़ काटने हो गए तैयार, त्यों ही पेड़ रुआंसा होकर करने लगा पुकार। त्यों ही पेड़ रुआंसा होकर करने लगा पुकार। शीतल छाया ठंडी हवा और देता मीठा फल। शीतल छाया ठंडी हवा और देता मीठे फल। ठंडा पानी औषधि देता, करते क्यों मेरा कत्ल। सुनकर बातें पेड़ की हुआ चाचा को ज्ञान, कुल्हाड़ी छोड़ उसी पल घर को किया बयान। कुल्हाड़ी छोड़ उसी पल घर को किया बयान। तो खुद अपना दर्द कह के हर कुछ चाचा को सद्बुद्धि देता है। फिर अगला है स्काउट गाइड, क्योंकि मैं स्काउट गाइड से हमेशा जुड़ी हुई हूँ। तो स्काउटिंग में बच्चे जो एक्टिविटी करते हैं, फटाफट एक अनुशासन में रह के सब मिलजुल करके टीम भावना से जो काम करते हैं, और कितनी जल्दी जल्दी वो बहुत सारी चीजें बनाते हैं। तो कैसे एक शिविर में अपना टेंट वो बना लेते हैं, उसको दिखाने का यहाँ पर इस कविता के माध्यम से प्रयास किया है। हरा मैदान नदी के पार, हरा मैदान नदी के पार, मोहित मैकू ने किया विचार। उखाड़ दिया झाड़ झंखाड़, इकट्ठा किया कुछ कबाड़। उखाड़ दिया झाड़ झंखाड़, इकट्ठा किया कुछ कबाड़। रस्सी लाए खूंटे ढूंढे, ले आए कुछ औजार। चादर लाए नरम नरम और लाए डंडे चार। चादर लाए नरम नरम और लाए डंडे चार। डंडे बांधे आपस में, बना दिया खूब आधार। सिली चादर फटाफट खड़ी कर दी दीवार। सिली चादर फटाफट खड़ी कर दी दीवार। खूंटे ठोके चारों ओर, गांठे बांध लगाए जोड़। अनुशासित रहे ना वहां शोर, दनादन गैजेट्स की होड़। दनादन गैजेट्स की होड़। आपस में मिल किया विचार, आपस में मिल किया विचार। कबाड़ से कर दिया जुगाड़, तन गया तंबू नदिया पार। स्काउट गाइड सदा तैयार, स्काउट गाइड सदा तैयार, क्योंकि उनका सिद्धांत ही तैयार रहो होता है। तो हमेशा तैयार रहो, जो भी काम स्काउट गाइड्स को बताया जाता है मिनटों में काम करके दिखा देते हैं, उसी को इस कविता के माध्यम से दिखाने का मैंने प्रयास किया है। अब अगली कविता है माँ पर। माँ की विशेषता क्या होती है, क्योंकि माँ से ज्यादा महत्वपूर्ण जीवन में कोई होता नहीं है और बच्चों के लिए माँ की अहम भूमिका होती है। तो
उसको यहाँ पे दिखाने का प्रयास इस कविता में किया है। सुबह सवेरे जल्दी जल्दी उठ जाती है मेरी माँ, सुबह सवेरे जल्दी जल्दी उठ जाती है मेरी माँ, झटपट सारे काम निपटाए मुझे जगाती मेरी माँ, मुंह हाथ धुलाए दूध पिलाए मुझे पढ़ाती मेरी माँ, बालों में कंघा करके मुझे सहलाती मेरी माँ, खेल खिलाती कथा सुनाती खूब हंसाती मेरी माँ, मैं रूठ जाती हूँ अक्सर मुझे मनाती मेरी माँ, मेरे नरम नरम हाथों से खाना मुझे खिलाती मेरी माँ, अपने नरम नरम हाथों से खाना मुझे खिलाती मेरी माँ, मेरी हर जिद को पूरा करती मेरी माँ, कभी नहीं वह गुस्सा करती सबसे प्यारी मेरी माँ, कभी नहीं वह गुस्सा करती सबसे प्यारी मेरी माँ, सबसे प्यारी मेरी माँ। फिर जाड़े के मौसम पे जाड़े की विशेषता बताई है कि जाड़े में किस तरह का कष्ट होता है और हम क्या पसंद करते हैं उस समय। बच्चों के स्तर की कविता। चुपके चुपके आए जाड़े किटकिट पड़ते दांत पहाड़े, चुपके चुपके आए जाड़े किटकिट पड़ते दांत पहाड़े, पंखे कूलर आए हीटर बड़े बड़े, पंखे कूलर भाग खड़े आए हीटर बड़े बड़े, गरम पकौड़े स्वाद बड़े हम सब इन पर टूट पड़े, गरम पकौड़े स्वाद बड़े हम सब इन पर टूट पड़े, ठंडी लस्सी हुई विदाई कॉफी चाय ने धाक जमाई, ठंडे से जब आफत आई बहुत भाए नरम रजाई, बहुत भाए नरम रजाई, उगता सूरज ले अंगड़ाई हम बच्चों की नींद भगाई, उगता सूरज ले अंगड़ाई हम बच्चों की नींद भगाई। और इसके बाद फिर है एक चूहे कक्का। चूहे पे एक कविता लिखी है कि मनोरंजन के उद्देश्य से बच्चों के। दूल्हा बने थे चूहे कक्का निकली बारात धूम धड़क्का, दूल्हा बने थे चूहे कक्का निकली बारात धूम धड़क्का, छोटा बंदर लाया तंबू और मकड़े ने छोटा बंदर लाया बंबू और मकड़े ने ताना तंबू, झट छिपकली गई पधार गाने लगी मंगल चार, झट छिपकली गई पधार गाने लगी मंगल चार, खरगोश दादा थे हलवाई ढेर सारी बनी मिठाई, खरगोश दादा थे हलवाई ढेर सारी बनी मिठाई, टिड्डों ने बारात सजाई छक्के खाई रसमलाई, टिड्डों ने बारात सजाई छक्के खाई रसमलाई, मेढक चाचा बजाए ढोल धाकिट धुमकिट ताकिट बोल, धाकिट धुमकिट ताकिट बोल, दबे पांव तब आया बिलौटा, दबे पांव तब आया बिलौटा, पकड़े कक्का मारा झपेटा, भागे बराती धक्कम धक्का छूटे छक्का चूहे कक्का, भागे बराती धक्कम धक्का छूटे छक्का चूहे कक्का। तो एक मनोरंजन के उद्देश्य से कि चूहे कक्का की ही बारात थी, दूल्हा बने थे, लेकिन जब सारी तैयारियां हो गई थी बारात निकल रही थी तो उसी समय बिलौटा आया तो उसने दूल्हे को ही पकड़ लिया और सब बारात में अफरा तफरी मच गई, सब भाग गए इधर उधर। तो बहुत अच्छा मनोरंजन बच्चों का इससे होगा। फिर अगली कविता मैंने लिखी है कंप्यूटर पे मेरा कंप्यूटर, ये शीर्षक है इसका। कंप्यूटर का युग है, इसके बिना कोई काम नहीं होता है, तो बच्चे को कंप्यूटर का महत्व बताते हुए एक कविता है। अब के मेरे बर्थडे पर पापा ले आए कंप्यूटर, अब के मेरे बर्थडे पर पापा ले आए कंप्यूटर, मेरे मन को बहुत भा गया मेरा सबसे अच्छा ट्यूटर, नन्हे नन्हे हाथों में जब आया माउस पहली बार, रंग बिरंगी दुनिया दिखाकर मॉनिटर ने किया कमाल, रंग बिरंगी दुनिया दिखाकर मॉनिटर ने किया कमाल, नहीं अब नहीं है कोई खटका पढ़ने में मन खूब लगता, जी चाहे जब खेल खिलाता प्रश्न सारे हल कराता, प्रश्न सारे हल कराता, मित्रों के संग बातें करता कभी उनके संदेश पाता, रंग बिरंगे चित्र बनाकर मन ही मन में मैं इठलाता, मन ही मन में मैं इठलाता। तो ये मेरा कंप्यूटर है। और इसके बाद अगली कविता है छुट्टी, जो कि बच्चों को सबसे प्रिय होती है, बड़ा इंतजार रहता है छुट्टी का। उस पे कुछ पंक्तियां ली हैं।
जल्दी जल्दी आओ जी अपनी प्यारी छुट्टी जी, जल्दी जल्दी आओ जी अपनी प्यारी छुट्टी जी, सुबह को मम्मी नहीं जगाए भाई नींद मिठी जी, घर में चीजें नहीं मिलेंगी खाने को मीठी खट्टी जी, घर में चीजें नहीं मिलेंगी खाने को मीठी खट्टी जी, पढ़ाई से छुटकारा मिलेगा खेले दिन भर बट्टी जी, गणित देख मन घबराए गुम होती सिट्टी पिट्टी जी, राधा मोना दीपाली के संग खेले खूब कबड्डी जी, खेले खूब कबड्डी जी। तो बच्चों को इंतजार रहता है कि छुट्टी के दिन कैसे हम मस्ती करेंगे और पढ़ने से छुटकारा मिलेगा। तो इस छुट्टी के आनंद को दिलाने का यहाँ पे प्रयास किया है। फिर मेरा भारत एक कविता है अपने देश की विशेषता बताने के लिए। कुछ पंक्तियां, अब समय भी शायद 5 मिनट और रह गए हैं, जितना संभव हो पाएगा। मस्तक पर मुकुट हिमालय सबसे ऊंचा माथा है, चरण पखारे लहरें जिसकी मेरी भारत माता है, चरण पखारे लहरें जिसकी मेरी भारत माता है, होती है उन्नत खेती उत्तर के मैदान में, खनिजों के भंडार भरे हैं दक्षिण के पठार में, कश्मीर से कन्याकुमारी इसकी अद्भुत शान है, भिन्न भिन्न भाषाएं जिसकी मेरा देश महान है, मिलजुल रहते लोग यहाँ हर मजहब हमें प्यारा है, विविधता में एकता हो अपना एक ही नारा है, विविधता में एकता हो अपना एक ही नारा हो। तो यह है मेरा भारत, भारत की विशेषताएं बताने का प्रयास है। और इसके बाद एक और कविता गोल। अब गोल छोटे बच्चों को थोड़ा एक आकार बताने का इसमें प्रयास किया है कि गोल चीजें क्या क्या होती हैं। तो एक गोलाकार पर उनका ध्यान आकृष्ट करने के लिए ये कविता मैंने लिखी है छोटी सी। मन से तोल मुंह से बोल सारे बच्चे एक एक बोल, पिंकी बोल अंशुल बोल, बोलो बच्चों क्या क्या गोल, बोलो बच्चों क्या क्या गोल, तवा गोल रसोई में थाली और कटोरा गोल, हुए गोल ताई जी के मम्मी की रोटी गोल, गोल है छाती सूरज और चंदा गोल, आंखें गोल नन्ही चिड़िया दादाजी का चश्मा गोल, घंटा गोल टन बजता कापी में भी नंबर गोल, पहिया गोल मोटर गाड़ी हलवाई का लड्डू गोल, पूरी गोल मौसी पहने माथे की बिंदिया गोल, मटर के गोल दाने गोल टमाटर टिंडा गोल, गोल फिर है स्कूल की घंटी। स्कूल की जब घंटी बजती है बच्चों में उत्साह बढ़ जाता है। तो स्कूल की घंटी बजते ही बच्चे क्या करते हैं उसको इसमें दिखाया गया है। स्कूल की घंटी बोले टन टन ले किताबें स्कूल चले हम, अपने घर के नन्हे बच्चे होले हैं हम मन के सच्चे, दादा दादी के हैं दुलारे माता पिता है हमको प्यारे, रोज सवेरे जल्दी उठकर अपनी पुस्तक पढ़ते हम, छोटे छोटे काम धंधे में मम्मी का हाथ बटाते हम, नियत समय से स्कूल पहुंचकर गुरुओं का आदर करते हम, खूब मन से पुस्तक पढ़कर अच्छे बच्चे कहलाते हम, नित बड़ों का सम्मान करें हम, मुश्किलों से नहीं डरे हम, स्कूल की घंटी बोले टन टन ले किताबें स्कूल चले हम। तो इसी तरह की कविताएं और भी बहुत सारी इसमें है। मैंने जो संग्रह इसमें किया है, इसके अलावा है दिया सलाई, जिसमें बच्चों को दिया सलाई किस किस चीज से मिलकर बनी है उसका, और परीक्षा है, परीक्षा की तैयारी, सावन गर्मी बाढ़ और दुनिया किताबों की गणभोज, एक गणभोज है हमारा, इसको मैं सुना देती हूँ। जैसे एक उत्सव भी हमारे स्कूलों में आजकल मनाया जाता है, इंद्रमणि बडोनी के जन्म दिवस में गणभोज बनाने का प्रयास है। तो उसके फायदे बच्चों को बताए गए हैं। माँ बना दो मटुए की रोटी और झंगोरी की खीर, भटकी चुड़काड़ी याको डुबके खाकर पे बने हम वीर, पहाड़ी चावल मांस का चेसा स्वाद रायता ककड़ी का, हरी सब्जियां थाल सजा दो कैल्शियम युक्त गडेरी का, मोमो चाउमीन करो किनारा अलविदा कोल्ड ड्रिंक, अगर आए न घर में ऐसा संकल्प करना है, जंक फूड खा खाकर अपनी सेहत नहीं बिगाड़े हम, परंपरागत व्यंजनों वाला पुष्ट गणभोज अपनाए हम।
फिर इसके बाद एक पौधा माँ के नाम, इसको भी थोड़ा सा मैं सुना देती हूँ, जो सामाजिक सरोकारों से जुड़ी हुई कविताएं हैं। 1 मिनट और बचा है। अब के सावन सबके धाम, एक पौधा माँ के नाम, खोलो गोकुल बारी बारी, उठाओ कुदाली खोदो क्यारी, सोनो मोहित ढेले तोड़ो, आलस को अब पीछे छोड़ो, मिट्टी होवे खूब भुरभुरी, खाद मिलाओ तब कुरबुरी, मिट्टू राजन आओ भाई, खेत की करो सिंचाई, पौधा बारी बारी, हर कोई रोको क्यारी क्यारी, उपवन हो गया तैयार, हरियाली की आई बहार, सबका होगा ऊंचा नाम, आसान होते मिलकर काम, अब के सावन सबके धाम, एक पौधा माँ के नाम, एक पौधा माँ के नाम। तो मिलजुल कर हम प्रकृति को कितना सुंदर बना सकते हैं, ये प्रयास मैंने इस कविता में किया है। इसके अलावा अन्य कई चीजें, मेरे पर्वत श्रेणियां भारत की, नदियां मेरे देश की, और अपने राज्य प्रतीक, मेरा घर, एक दिया शहीदों के नाम, फलों का राजा, प्यारा उत्तराखंड, किसान, बाल दिवस, हौसला। तो इतनी कविताएं इसमें और हैं। अब समय इससे ज्यादा अनुमति नहीं देता है, तो मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ, आपने मुझे सुना और मेरी इस छोटी सी पुस्तिका की को इतनी तवज्जो दी कि इसको आप लोगों ने सुना है, जो कि बच्चों के लेवल की कविताएं हैं, लेकिन बड़े बड़े लोग इसको सुन रहे हैं। मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ। सबको पुनः एक बार नमस्कार। वाह, बहुत सुंदर। प्रेमा जी, आपकी सुंदर किताब के सृजन के लिए बहुत बधाइयाँ आपको, और ये बच्चों के लिए बहुत ही उपयोगी सृजन है, और अनवरत रूप से आप इसमें काम करती रहें और भी बच्चों के क्योंकि आपका जीवन पूरे बच्चों के लिए समर्पित रहा है। माता पिता की सेवा और बच्चों की पढ़ाई में ही पूरा जीवन आपका लग गया है। ये और ये अनुकरणीय आपने कार्य करके दिखाया है बच्चों के लिए। बहुत बहुत बधाई, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। और आज के इस कार्यक्रम में जुड़े हुए डॉक्टर गिरीश अधिकारी जी गरुड़ से जुड़े हैं, डॉक्टर VS कालाकोटी जी हल्द्वानी से जुड़े हैं, बासुड़ भिक्यासैंण से आदरणीय कृपाल शीला जी, और चंपावत से आदरणीय डॉक्टर तिलक राज जोशी जी, चंपा जोशी जी, बहुत बहुत प्रणाम। आदरणीय दिनेश पांडे जी अल्मोड़ा से जुड़े हैं, पूना से जुड़े हैं आदरणीय चंद्रशेखर लोहनी जी, बहुत बहुत प्रणाम, आपका अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत है। ओम प्रकाश फुलारा जी गरुड़ से जुड़े हैं, बहुत प्रणाम प्रणाम। आशा जोशी जी गरुड़ से जुड़ी हैं, और ललित तिवारी जी जुड़े हमारे जालंधर से, और प्रकाश चंद्र तिवारी जी हल्द्वानी से जुड़े हैं, बहुत अभिनंदन। सबको प्रणाम करते हुए आज के इस कार्यक्रम में आपको कैसा लगा? प्रेमा जी की रचनाओं पर थोड़ा अपनी संक्षिप्त टिप्पणी जरूर रखेंगे। हमारे पास अभी 7-8 मिनट का समय है, तो मैं सबसे पहले डॉक्टर तिलक राज जी को आमंत्रित करता हूं, उनका आशीर्वाद मिलेगा। स्वागत है। धन्यवाद जोशी जी, और बहन प्रेमा को भी बहुत बहुत हार्दिक बधाई है उनकी पुस्तक के लिए। बच्चों के लिए कविता लिखना वास्तव में बहुत कठिन होता है, क्योंकि उनकी मनोभावना तक पहुंचकर कविता लिखी जा सकती है, और जब ज्यों-ज्यों हम अपनी उम्र में बढ़ते हैं तो हमारी मनोभावनाएं उस स्तर तक नहीं रह पाती हैं, हम आगे बढ़ जाते हैं। तो इसलिए बच्चों पर लिखना वास्तव में बहुत बड़ा काम है, और जिन्होंने भी लिखा बच्चों पर कविताएं, वो सफल अगर लेखक रहे तो उनको बच्चों ने ही नहीं, जैसा आप अभी कह रही थी कि मैं तो देख रही हूँ बच्चों के लिए लिखा है, बूढ़े लोग भी यहाँ पर हैं, सयाने लोग भी हैं। वास्तविकता ये है कि मैं अपने बच्चों के लिए किताब लाता था उनके पढ़ने के लिए, चंदन, चाचा चौधरी, चंपक, सुमन सौरभ, चंदा मामा आदि। तो आप विश्वास कीजिएगा, सबसे पहले मैं स्वयं पढ़ लेता था, फिर उसके बाद बच्चों को देता था, क्योंकि मुझे इतना आनंद आता था कि उनको पढ़कर बड़ा आनंदित होता था। और मैंने देखा कि ये प्रवृत्ति मेरी ही नहीं थी, मेरे जैसे हम उम्र वाले कई टीचरों की, कई अन्य जो सयाने लोग थे उनकी भी देखी मैंने, वो भी इन किताबों को देखकर उसे पढ़ते थे और आनंदित होते थे। तो ऐसा लगता है कि हमारा जो बचपना है, जो बाल स्वभाव है, वो वास्तव में जीवित रहता है, इसीलिए हम उससे आनंदित होते हैं। आपने घरौंदा बाल साहित्य लिखकर निश्चय ही बड़ा उपकार किया है बच्चों के लिए और साहित्य जगत के लिए भी। तो इसमें आपने बताया कि
50 बाल कविताएं हैं और ये बाल मनोविज्ञान के अनुसार लिखा है। ये स्पष्ट प्रतीत होता है क्योंकि आपने जो कविताएं सुनाई उनको सुनकर मुझे लगा कि वास्तव में ये बाल मनोविज्ञान को ध्यान में रखकर ही लिखी गई है। बच्चों को खेल पसंद है तो घरौंदा बनाते हैं, इसीलिए इसका नाम आपने घरौंदा रखा। आपके घरौंदा नाम लिखने से मुझे एक बात याद आ रही। जब मैंने अपनी पहली पुस्तक शायद पहली दूसरी पुस्तक प्रकाशित की तो करुण क्रंदन या इस तरह की, तो मैं घरौंदा बना रहा हूँ, सयानों लोगों को ये पसंद आएगा या नहीं आएगा, ऐसा मैंने लिखा था। तो उस घरौंदे पर एक व्यक्ति ने बहुत अच्छी प्रतिक्रिया लिखी थी कि घरौंदा बनाने वाले ही निश्चित महल बनाया करते हैं। तो उन्होंने ये मेरे लिए प्रतिक्रिया की थी और यही प्रतिक्रिया मैं आपके लिए भी प्रतिक्रिया करना चाहूंगा कि निश्चित ही घरौंदा रचने वाले आगे कुछ महान महल वाले कृतियां देंगे और आनंद आएगा हमें, हम आशान्वित हैं। धन्यवाद आपको। हाँ, तो ये आपको मेरी जो उन्होंने मेरे को कहा वही आशीर्वाद मैं आपको भी दे रहा हूँ। तो आपने इसमें सरस्वती वंदना, गणेश वंदना और घरौंदा, भाव आदि कविताएं सुनाई। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि गणेश वंदना में आपने गणेश जी की शारीरिक स्वरूप के से हमें क्या शिक्षा मिलती है इसके विषय में बतलाया था। और घरौंदा में आपने बच्चे का माँ से पूछा है, घरौंदा बनाया है, तो उसमें वो झंडे भी लगाना चाह रहा, उसमें सारी चीजें वो अपने बाल मन के अनुसार सारी चीजें सजोना चाहता है। उसके लिए अपनी माँ से वो अनुमति मांगता है और उसके लिए उनसे चाहता है कि वो उनके लिए वो साधन संसाधन है। इसी प्रकार गौरैया में आपने बहुत सुंदर वर्णन किया कि पक्षी की वेदना का सचित्र वर्णन किया कि वे घर में क्यों नहीं रह पाते, क्योंकि उनके लिए घर में आजकल स्थान ही नहीं है। पहले उनके घर में रहने के लिए जाले होते थे, उनमें वो घोंसला बनाते थे, क्योंकि गौरैया तो वास्तव में हमारे घरेलू पक्षी थी, अपने घर में ही रहा करती थी, अब वो गायब हो गए हैं। इसी प्रकार चींटी पर जो आपने कविता कही कि चलते रहने वाला कार्य और जो अपने से भारी बोझ उठाता है। आपको मैं बताऊं, वैज्ञानिक दृष्टि से भी चींटी अपने से 9 गुना भार उठाता है। जितना चींटी का भार होता है उससे 9 गुना भार वो उठा लेता है, इतना वो श्रमशील होता है। तो चींटी से भी आपने शिक्षा देने की कोशिश की है। इसी प्रकार आपने किताबों के महत्व पर भी बातें की हैं और 12 महीनों के विषय में बतलाया, उनकी अपनी विशेषताएं बतलाई। और तितली और फूल के विषय में आपने लिखा, पक्षी परिवार के विषय में आपने लिखा कि उनकी क्या विशेषताएं हैं और उन विशेषताओं को बतलाते हुए आपने उनके नाम भी बतलाए। और इसी तरह से पुस्तक लादो करता बच्चा, और क्योंकि वो अपने जिज्ञासाओं के समाधान के लिए पुस्तक को पढ़ना चाहता है, ये बहुत बड़ी बात कही। तो इस प्रकार आपने जितनी भी हमें कविताएं सुनाई वे कहीं ना कहीं बच्चों के बाल मनोविज्ञान को ध्यान में रखे हुए लिखे हैं आपने, और निश्चित ही वे बहुत कुछ सीख दे रहे हैं। और बच्चों को ही नहीं, उनसे हमें भी सीख मिल रही है। वे कविताएं वास्तव में बच्चों तक सीमित है। अब जैसे वृक्ष का है, वृक्ष को नहीं काटना चाहिए, ये बच्चों के लिए नहीं, ये तो हम सयानों के लिए भी, हमारे लिए भी ये जरूरी है कि हम वृक्षों को न काटे। बादल है, बादल से जो आपने कहा कि वृक्ष दिखते हैं, तो वो बच्चों के लिए क्या, वो हमारे लिए भी है कि हम प्रकृति से आनंदित होना सीखें, प्रकृति को देखना सीखें। हमारी नजरों में ऐसी बातें आनी चाहिए कि हम प्रकृति से देख सकें कि बादल में क्या क्या चित्र बनते हैं, क्या बनते हैं। क्योंकि हम लोग तो केवल अपने इतने सीमित हो गए हैं कि हम बाहर देख ही नहीं पा रहे, प्रकृति के प्राकृतिक सौंदर्य को देख ही नहीं पा रहे हैं। तो इस तरह यह पुस्तक आपकी बहुत उपयोगी है, बहुत सुंदर है, पसंदीय है। और मैं चाहूंगा कि हर व्यक्ति इस किताब को पढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। कहना तो बहुत कुछ था, समय कम है इसलिए इतना ही चाह रहा हूँ। धन्यवाद सर। धन्यवाद डॉक्टर तिलक सर, बहुत बहुत आभार सुंदर आशीर्वाद देने के लिए। और लोगों से भी मेरा निवेदन होगा, मेरा हैंड रेज हो रहा है। डॉक्टर BS कालाकोटी जी का बहुत अभिनंदन सर, स्वागत। और सभी से मेरा निवेदन है कि कुछ अगर अभिव्यक्ति आप देना चाहें तो क्रमशः दे देंगे, स्वागत है।
पटल पर सबको प्रणाम। हमारे वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर तिलकराज जोशी जी, चंपा दीदी, मोहन जोशी जी, प्रेमा भट्ट जी, गिरीश अधिकारी जी, लोहमी जी, कृपाल सिंह जी, इसके अलावा बहुत सारे और लोग हैं, और हमारे दिनेश पांडे जी। उसके अलावा हमारे साथ हैं आज और शीला जी, प्रकाश चंद तिवारी जी और आशा जोशी जी, ओम प्रकाश फुलारा जी, सभी को नमन करते हुए, प्रेमा जी ने जो घरौंदा पुस्तक में बहुत सारी कविताओं का संग्रह किया है, बहुत ही सराहनीय काम किया है। बच्चों पर लिखना तो बहुत ही सुंदर काम है, और हमें तो आज अपने बचपन याद आ गया आपकी कविता सुन के। और गौरैया पर जो अब विलुप्त हो रही है, उस पर जो कविताएं लिखी हैं, वाकई में हमारे लिए बड़ा महत्व का विषय है ये। गौरैया क्यों हमारी विलुप्त हो रही है, चीटे लिखी आपने, किताबों का महत्व आपने लिखा, तो बच्चों की मासूम दुनिया को जो आपने शब्दों में पिरोया है, बहुत ही खूबसूरत से आपने बांधा इसको, बहुत ही अच्छा लगा। आपकी भाषा जो है बड़ी मार्मिक, और ऐसा लगता है कि बच्चे खिलखिला रहे हों आपके शब्दों से, ऐसा लगा। और हर पंक्ति में बच्चों का जो नटखट बना होता है वो भी झलका, तो बहुत ही अच्छा लगा। इसे पढ़कर चेहरे पर अपने मुस्कान आ गई है आज हमारे, और जैसे कि छोटे बच्चों ने हमारा हाथ थाम लिया हो, इस प्रकार के भावबंध में आए, तो बहुत ही अच्छा लगा। प्रेमा जी बहुत सुंदर, और आपकी कलम की धार आगे बढ़ते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। पटल में उपस्थित सभी आदरणीय कृतिकारों को प्रणाम है, नमन है, वंदन है। और आप प्रेमा जी की जो हमने घरौंदा पुस्तक की कविताएं सुनी, वास्तव में उन कविताओं को सुन के ऐसा लगता है कि ये हर बच्चों के हाथ में होनी चाहिए, और बिल्कुल बच्चों के मनोभावों को देखते हुए जो बच्चे सोचते हैं, और बच्चों के मनोभावों को देखते हुए रचनाएं लिखी गई हैं। और आपने सबसे बड़ी बात है, कोई विषय छोड़ा नहीं है। जिनको बच्चे पसंद करते हैं वो सारे विषय आपने लिए हैं, और छोटी छोटी हैं ये इस तरह की किताब, ये कविताएं तो हमारी बच्चों की पत्रिकाओं में आनी चाहिए, लेकिन बच्चों तक ये पहुंच नहीं पाती हैं इस तरह की कविताएं। आज भी जो पढ़े लिखे माता पिता हैं वो बच्चों को किताब देना पसंद करते हैं, बचपन में चित्र वाली या इस तरह की किताबें। अभी जैसे जोशी जी कह रहे थे कि बचपन में मैं किताबें लाता था, बिल्कुल जोशी जी मुझे आपकी याद आ रही थी, मैं भी लाता था, चंपक, चंदा मामा, नंदन, और मेरे पास अभी भी पढ़ी है। मेरे को तो संकलन करने का भी बड़ा शौक है, और पराग राग इस तरह की बहुत सारी पत्रिकाएं अभी भी मेरे पास सुरक्षित पड़ी हुई है। बहुत सुंदर, बिल्कुल उसी तरह की कविताएं आपकी रचनाओं में सब मिली, और एक से एक सुंदर कविताएं थी, और आपने इतने सुंदर ढंग से उन शब्दों को पिरोया है कि दिल को छू जा रही है। आपको बहुत बहुत बधाइयां हैं, शुभकामनाएं हैं, आपकी लेखनी इसी तरह चलते रहे। प्रणाम। जी बहुत सुंदर, आज प्रेमा जी की कविताओं को सुनने का मौका मिला, और जैसा कि बच्चों के लिए लिखी गई कविताएं तो निश्चित रूप से उसमें जो भी विषय है वो बच्चों के संदर्भित ही है, चाहे तितली पर कविता हो या आपके पेड़ों पर हो, जो कि बच्चों में एक पेड़ माँ के नाम, बच्चों में एक लगाव पैदा करने की बात हो, पर्यावरण को लेके हो। और सभी जो रचनाएं हैं लगभग बाल केंद्रित हैं, और बहुत अच्छा प्रयास है, और बच्चों के लिए ही ज्यादा लिखे जाने की आज के समय में आवश्यकता है। बाल साहित्य भी होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आज भी हम देखते हैं कि पुस्तकालय तो प्रत्येक विद्यालय में जरूर खुल गए हैं। हर साल जो है 13,000 रुपया या 10,000 रुपये का मद आ रहा है, लेकिन बाल साहित्य की वहाँ पर कमी है। यहाँ तक कि जो डिग्री कॉलेज स्तर की जो किताबें हैं वो प्राथमिक में पहुंच गई है। तो मेरे हिसाब से तो प्राथमिक में बाल साहित्य ही जाना चाहिए, क्योंकि उनका स्तर ही छोटा है, वो बड़ी किताबों से क्या करेंगे, क्योंकि वो जो विश्वविद्यालय स्तर की किताबें हैं वो प्राथमिक के बच्चे उनको जो है नहीं समझ पाएंगे। एक स्तर भी होता है, सीखने का भी एक उम्र होती है, एक स्तर होता है। तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा प्रयास है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। सबको नमस्कार। शीला जी कह रही थी बच्चों के बाद, हाँ तो तिवारी जी एक मिनट शीला जी कह रही थी कि बच्चों के बाद बाल साहित्य आना चाहिए।
हमारे विद्यालयों में पैसा भी आ रहा है। सबसे बड़ी अभी इस तरह की किताबें अगर हमको छूट होती है लोगों को खरीदने की, शायद हम इस किताब को जरूर खरीदते अपने विद्यालय में। लेकिन हमारे पास वहीं से लिस्ट आ जाती है, जैसे इंटर कॉलेज में तो 25,000 रुपया आ रहा है, लेकिन आपको खरीदना कहाँ से है? वही किताबें खरीदनी है जो वो इशू करा रहे हैं, आपको वही लेनी है, चेक काट के दे देना है। तो ये बड़ा दुर्भाग्य है वास्तव में। शीला जी सही कह रहे हैं, बच्चों के लायक कमीशन कैसे मिलेगा ऊपर वालों को भाई साहब? जी सर, ये बड़ी विडम्बना है वास्तव में। पैसा खर्च भी हो रहा है। कॉलेज के हम लोग प्रिंसिपल रहे, हमें नहीं रहा अधिकार। जी जी सर, तिवारी जी धन्यवाद। सॉरी मैंने आपको डिस्टर्ब किया। धन्यवाद। सभी लोगों को नमस्कार। बहुत अच्छा लगा प्रेमा जी की कविताओं को सुनकर। बाल मन जो है वहीं उतर गया। और लेकिन बच्चों की कल्पना करना आसान नहीं है, क्योंकि हम लोग अब जिस उम्र में हैं, इस उम्र में बच्चों की पृष्ठभूमि में जाके बच्चे क्या सोचते होंगे, इस पर लिखना और इस पर कविताएं लिखना बहुत आसान नहीं है। और मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मैं फिर इच्छा रहती है, लेकिन आपकी कविताओं को सुन करके मुझे कुछ प्रेरणा मिल रही है आज। तो मुझे लगता है कि हम में से भी कई लोग बाल कविताओं के लिए फिर प्रेरित होंगे। और ये जो समस्या है इसको भी हम आगे बढ़ाएंगे कि विद्यालयों में बाल कविताएं या पुस्तकें खरीदने का अधिकार जो है वो भी स्कूलों को दिया जाए, ताकि छोटे जो बच्चे हैं उनके स्तर की कविताएं, उनके स्तर के शब्दों की कविताएं ये जो है विद्यालय तक पहुंच सके। धन्यवाद। नमस्कार। प्रेमा जी की कविताएं सुनी, बहुत सुंदर कविताएं, एकदम हर विषय पे लिखा है इन्होंने। मुझे मैं महानगर में रहता हूँ। महानगर में तो बच्चों का कैसे विकास होगा मेरी समझ में नहीं आता। मतलब भारतीयता तो खत्म होती जा रही। महानगर की बात बता रहा हूँ आपके, मैं पूना में रहता हूँ। एक फ्लैट में जिंदगी है, 6वें फ्लोर पे एक फ्लैट में जिंदगी बनी, नीचे पार्क है। तो बच्चे छुट्टियां हैं, टीवी के सामने, कोई किताबों में 2-3 किताबें दी, कोई पढ़ता नहीं है। तो जंक फूड के प्रति उनकी इच्छा, तो मुझे तो सबसे ज्यादा अब क्या है, जंक फूड, हम खुद इसके भुक्तभोगी हैं। बच्चों के पेट अक्सर खराब रहते हैं, जंक फूड खाना ही खाना है, बड़ी मुश्किल से कैसे कंट्रोल कर रहे हैं हम जानते हैं। तो सवाल यह है कि इन सब कविताओं को सरकारी संवेदनशीलता दिखाए। हमारे शिक्षा विभाग किंडर गार्डन स्तर पे जो शिक्षा दी जा रही है, उनमें ऐसी कविताओं का एक उनके सिलेबस में कंपल्सरी होना चाहिए। इस प्रकार की कविता हमें किंडर गार्डन स्तर से अगर हम लोग उसको कराएंगे, तो जो भी गणमान्य व्यक्ति हमारे जो अभी सर्विस में, मैं तो रिटायर हूँ, 76 साल का हूँ, मैं तकनीकी आदमी हूँ, फैक्ट्रियों में काम करता था। तो आप लोगों की संगत में कुछ थोड़ा बहुत तुकबंदियों की प्रयास है। तो मैं प्रेमा जी को बहुत बधाई देना चाहूंगा। इनके साथ में जो लोग सुन रहे हैं, इनकी कविताएं प्रयास करें कि अपने अपने स्तर पे, किंडर गार्डन स्तर पे इन कविताओं का हम लोग बच्चों के माध्यम से उनको बच्चों को सिखाएं, उनको बताएं ये सब चीजें, तो तब ये सार्थक होगा। टीवी बहुत बड़ा माध्यम है, उसमें कोई जिंगल बना के कोई हमारे गीतकार या संगीतकार छोटी छोटी उसको म्यूजिक के साथ में इसको पेश करें। बच्चे आजकल म्यूजिक के प्रति बहुत अट्रैक्ट होते हैं। और टीवी के माध्यम से अभी घर में यही होता है कि हम अपने अनुभव अगर कुछ बताएंगे तो नहीं मानते, लेकिन टीवी पे अगर वही चीज आ गई तो वो समझिए देव वचन हो जाता है। तो मल्टीमीडिया से इन सब ऐसी पुस्तकों को, ऐसी कविताओं का प्रचार भी होना चाहिए। नहीं तो हम बंद कमरे में सुनेंगे, उसके बाद उसका और कहाँ जिनको सुनना वो बच्चे भी आगे आएंगे। उनके लिए भी एक बार मैं कहूँगा मोहन चंद जी से, कुछ बच्चों को भी इसमें शामिल किया जाए ताकि वो कुछ अपनी कहें, कुछ हम भी उनकी सुने, उनके दिल में क्या है। तो ये प्रयास मेरे प्रेमा जी का बहुत सुंदर था। मैं आपको हार्दिक बधाई देना चाहूंगा। इसी प्रकार से और अच्छा अच्छा लिखते रहिए आप। धन्यवाद। नमस्कार प्रेमा मैम। समय हो रहा है, सभी ने अपनी विस्तृत समीक्षाएं दी हैं, तो
आजकल सीरीज ही ऐसी बन पड़ी है कि मेरे आसपास के सभी कवि और कवियत्री यहाँ पर अपनी किताबें लेकर आ रहे, तो मैं पहले से ही उनकी रचना क्रम से प्रभावित भी हूँ और जानता भी हूँ। किताब मेरे पास पढ़ी है, बहुत सुंदर सुंदर उसमें संवेदना भी थी, वेदना दृष्टि से मनोरंजन पूर्ण था। चुपके चुपके आए जा रहे किट किट पड़ते दांत पहाड़े, तो मेरे पास ही मैंने पहले समीक्षा भी आपकी दी थी। तो बच्चों की सीधी सादी पसंद उसमें दिखी, कोयल गाए मंगलाचार, मनोरंजन से परिपूर्ण और एक संवेदनात्मक दृष्टि भी आपकी थी। जो ही पेड़ वहां होकर करने लगा पुकार, और निश्चित रूप से हम लोगों से, लिखने वालों और सुनने हम बड़े लोगों के बीच से निकलकर ये कविताएं बच्चों तक पहुंचे, और किस माध्यम से पहुंचे एक विमर्श जरूरी है, जो कि हमारे ये लोग कर रहे हैं सब, और हम लगे रहेंगे तो कुछ न कुछ होगा, क्योंकि पर ही लगे रहते हैं इन चीजों को पढ़ें। तो आशा करता हूँ और इसी प्रकार आप लिखती रहेंगी। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। इस किताब की भूमिका में लिखा है हमारे नीदरलैंड से डॉक्टर रितु शर्मा जी ने। इसमें वो लिखती हैं लास्ट अंत में कि संग्रह की कविताएं मात्र मनोरंजन नहीं बल्कि बालक मन को सजग, संवेदनशील और संस्कारी बनाने का प्रयास है। इनमें भाषा सरल है, लयात्मकता है और भावों की गहराई भी है, जो बच्चों के साथ साथ शिक्षकों एवं अभिभावकों को भी समान रूप से आकृष्ट करेगी। और कवियत्री प्रेमा भट्ट जी का यह विनम्र प्रयास बाल साहित्य को समृद्ध करने की दिशा में प्रथम कदम है। इन कविताओं से कई नन्हे होंठों पर मुस्कान आएगी, कई प्रश्न बाल मन में पूछे जाएंगे, कई भाव उनके मन में जागृत होंगे, ऐसा मेरा सूचना है। मैं आपके सृजनात्मक भविष्य की उज्जवल शुभकामनाएं करती हूँ। डॉक्टर रितु शर्मा जी ने घरौंदा पुस्तक की भूमिका में लिखा है। चलिए, इस सुंदर सृजन के लिए मैं बहुत बधाई देता हूँ कृतिकार सुश्री प्रेमा भट्ट जी को, और इस पटल पर आज जुड़े हुए समस्त लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और पुस्तक समीक्षा का क्रम जारी है। आइए कल अगले भाग में फिर एक नई किताब के साथ हम सब लोग जुड़ेंगे, और पुस्तक समीक्षा का क्रम ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि कई पुस्तकों को हम सुन पा रहे हैं कृतिकार की आवाज़ में, और उनकी जो किस भाव से उन्होंने लिखी हैं, क्या क्या उसके अंदर की सामग्री है। क्योंकि किताबें दूर दूर तक पहुंचनी बड़ी एक समस्या हो जाती है, पहुंच नहीं पाती, और यहाँ पर कुछ कम से कम ये एक सार तत्व हम तक पहुंच रहा है इस प्रोग्राम के माध्यम से। मोहन कृति पर आप सब लोग जुड़ रहे हैं, इससे कृतिकार का भी हौसला बढ़ता है, और हमारी इस निरंतरता से इसमें एक चार चांद लग जाते हैं आप सबके आशीर्वाद से। तो समय क्योंकि अधिक हो गया है, तो मैं आप सबको, आदरणीय तिवारी जी लिख रहे कि यह कार्यक्रम रोचक है, ज्ञानवर्धक है, सबको अच्छा लग रहा होगा मुझे लगता है। आइए कुछ दिन तक, जब तक कि कृतिकार चाहें कि अपनी पुस्तक को थोड़ा लोगों तक पहुंचाना, तो इस माध्यम से इस कार्यक्रम में ज़रूर जुड़ेंगे। और कल कौन करना चाहेंगे वो आप में से अगर कोई चाहें तो मुझे ज़रूर सूचित करेंगे, जिससे अगले क्रम को बढ़ाया जाए। बहुत बहुत अभिनंदन। जोशी नमस्कार जी, आदरणीय प्रणाम, स्वागत। जोशी जी, मैं ये कह रहा था ना, हमारी संस्था है तो इसकी एक किताब हम लोगों ने मिलकर निकाल रखी है, छंद ज्ञान। जी 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 जी, स्वागत। जिसमें लगभग 21 छंदों का हमने विवरण दिया है कि जिससे कि लोग छंदों की ओर प्रेरित हों। तो एक दिन उसका कार्यक्रम रखने की सोच रहे थे। कल ही रख देते हैं, कल आप अगर उपलब्ध हैं। नहीं, एक दो दिन, कल परसों छोड़ दिए जोशी, थोड़ा मैं घर जा रहा हूँ, तो उसके बाद रखता हूँ, अगले मतलब एक दो दिन बाद। ठीक हो गया, स्वागत है। ताकि छंदों की जो रुचि रखते हैं छंदों में, तो उनको भी थोड़ा छंदों की जानकारी हो जाए। बहुत बढ़िया, ये सबके लिए ज्ञानवर्धक होगा, हम सबके लिए अच्छा रहेगा। तो मैं परसों घर से आता हूँ, फिर मैं आपसे संपर्क करूंगा। जी सर, स्वागत। चलिए, धन्यवाद। बहुत बढ़िया रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा, आनंद आ जाएगा। धन्यवाद। सबको प्रणाम करते कहता हूँ शुभरात्रि, जय हिंद, जय उत्तराखंड, सबको प्रणाम। प्रणाम, शुभरात्रि।